गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाइकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश धर दुबे पुनः आप लोगों के समक्ष एसएससी जनरल स्टडी के अंतर्गत क्वालिटी सेशन के साथ उपस्थित हूं। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एसएससी जनरल स्टडी की तैयारी हेतु इंग्लिश और हिंदी मीडियम में बुक अवेलेबल कराई गई है। यहाँ पर 6500 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन चैप्टर वाइज ऑर्डर में किया गया है। तो आप अपनी भाषा की अनुसार यहाँ से बुक का चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। आई होप यू आर वेल एंड फाइन, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। यहाँ पर जैसा आप लोग देख रहे हैं, सेशन जो हमारा है, ये सेशन किसका है? क्वालिटी का सेशन है। क्वालिटी के अंतर्गत कुछ टॉपिक की चर्चा हम लोग प्रीवियस एपिसोड में कर चुके हैं। करंट जो हमारा एपिसोड है, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल, शेड्यूल, पार्ट्स एंड लिस्ट, अनुच्छेद, अनुसूची, भाग और सूची के यहाँ पर सेंस में क्वेश्चन है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, काफी बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर है और यह क्वेश्चन देखा जाए तो करंट का है। किसका है? करंट का है। क्या क्वेश्चन है? के नजीब वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस डील्स विथ वायलेशन ऑफ राइट्स अंडर। के नजीब बनाम भारत संघ का मामला निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है? यह कंटेम्प्रेरी इशू का क्वेश्चन है। यहाँ पर ऐसे कुछ न कुछ एक्ट आए हैं जिसके कारण ये क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है और इस प्रकार से क्वेश्चन इन फ्यूचर में भी पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखना है कि के नजीब जो हैं ये किस केस से संबंधित है। यहाँ पर आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल नंबर 16, फिर सेकेंड ऑप्शन है आर्टिकल इज 21, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल इज 14 एंड आर्टिकल इज 19। तो करेक्ट आंसर इज आर्टिकल नंबर 21। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत ही ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो प्राण से कह सकते हैं वंचित किया जाता है, यह विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही किया जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार से मनमाना किसी भी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं दी जा सकती। इसी के संरक्षण हेतु यहाँ पर यह केस लाया गया था और जो केस किसका है? के नजीब बनाम भारत संघ का है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन द प्रोविजन ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका, क्या कह रहा है? संघीय कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर ऑप्शन है ए पार्ट या भाग 5, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर है पार्ट भाग 3, फिर यहाँ पर लिखा गया सी ऑप्शन पार्ट या भाग 4, यहाँ पर अगला है पार्ट या भाग 6। तो जैसा आप देखते हैं कि जो हमारा भाग नंबर सेकंड है उसमें सिटीजनशिप की बात होती है। भाग नंबर जो 1 है यहाँ पर हमारे पूरे कंट्री और स्टेट की बात की जाती है। भाग नंबर जो 3 है यहाँ पर फंडामेंटल राइट की बात की जाती है। भाग नंबर जो 4 है यहाँ पर हम बात करते हैं जो प्रिंसिपल डायरेक्टिव ऑफ, जिसको हम कहते हैं राज्य का नीति निर्देशक तत्व। इसी प्रकार जो भाग नंबर आपका 5 है वहां पर बात होती है किसकी? फंडामेंटल ड्यूटी की होती है। और भाग नंबर जो 6 होता है यहाँ पर इसकी बात की जाती है। तो इस पर्टिकुलर केस में जो संघीय कार्यपालिका का प्रावधान किया गया है, यह कहां पर किया गया? भाग नंबर यहाँ पर है 5 में। किसमें किया गया? भाग नंबर 5 में किया गया है। और यह आर्टिकल जो है आर्टिकल नंबर 52 से यह स्टार्ट होता है और कहां तक जाता है? तो जाता है 151 तक। यहां तक के जो प्रावधान है ये किस में आते हैं? तो यह भाग 5 में आते हैं, क्योंकि भाग जो 4 है, भाग 4 के 2 पार्ट है। एक भाग 4 है जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, लेकिन एक है भाग 4A। यहां पर ऐसा ना समझिएगा कि फंडामेंटल जो ड्यूटी है ये अलग से कोई भाग है। फंडामेंटल जो ड्यूटी है यह भाग 4 का ही एक अलग से पार्ट बना दिया गया, भाग 4A, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी की बात की जाती है। तो इस प्रकार से यह 5वां भाग है जिसके अंतर्गत संघीय कार्यपालिका का प्रावधान किया गया, जिसके आर्टिकल हैं कितने? 52 से स्टार्ट होते हैं और आर्टिकल 151 तक कंटिन्यू है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज वर नॉट प्लेस्ड इन पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज पार्ट 3 इज। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान के भाग 3 में नहीं रखा गया, क्योंकि भाग 3 है क्या है? नॉन जुडिशियबल, वाद्य योग्य नहीं है। सेकंड कह रहा है जुडिशियबल है, यह वाद्य योग्य है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है?
नॉन इनफोर्सेबल है, फिर फोर्थ कह रहा एब्सोल्यूट है। तो यहां पर फंडामेंटल ड्यूटी को फंडामेंटल राइट वाले भाग में इसलिए नहीं जोड़ा जाता है क्योंकि जो फंडामेंटल राइट होते हैं या कैसे होते हैं, या वाद योग्य होते हैं, जुडिसेबल होते हैं, इसको न्याय के तहत हम लोग लाते हैं। जबकि जो हमारे कर्तव्य है, मान लेते हैं हमारा कर्तव्य है कि सार्वजनिक संपत्ति को किसी भी प्रकार से हम कोई क्षति ना पहुंचाए, कोई लॉस ना करें। अब मान लेते हैं कि हमने ऐसे ही बहुत सारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर्यावरण के संरक्षण की बात करता है, बच्चों के संरक्षण की बात करता है, राष्ट्रीय फ्लैग के संरक्षण की बात करता है, लेकिन हम लोग फिर भी उसका पालन नहीं करते हैं। लेकिन उसका कहीं से भी ऐसा नहीं, अगर हाँ ये बात ठीक है कि अगर उसका उल्लंघन करते हैं तो दंडनीय है, लेकिन वह बाध्य योग्य नहीं होता है। जबकि फंडामेंटल राइट के अगर मेरा कोई भी अधिकार अगर उसका वायलेशन होता है तो हम प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्ट कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जबकि ऐसा यहाँ पर नहीं होता है। तो इस आधार पर यहाँ पर कह सकते हैं जो फंडामेंटल ड्यूटी है यह भाग 3 से क्या किया गया है, अलग कर दिया गया है। और किस भाग में है, तो भाग नंबर 4A में है फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ है, भाग 4A में है। तो जो हमारे मौलिक कर्तव्य कहां पर है, भाग 4A में है। तो करेंट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहां पर हो जाएगा क्या, बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर बाइकैमरल पार्लियामेंट्री ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद का प्रावधान करता है। यहां पर द्विसदनी की बात कर रहा है, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया है कि जो ब्रिटिश संसद है उसके द्वारा हम लोग क्या है, वो तो प्रोत है, वहां से हमने कुछ पॉइंट को क्या किया है, बारो किया है, और वहां पर ही द्विसदनीय की बात की जाती है और वहां पर संसदीय प्रणाली की बात की जाती है। तो यहाँ पर सेम बात कही जा रही है कि यह किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। यहाँ पर आर्टिकल जो लिखा गया है, आर्टिकल नंबर है 49, आर्टिकल नंबर है 59, आर्टिकल नंबर है 79 एंड आर्टिकल नंबर है यहाँ पर 89। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 79। आर्टिकल 79 में ही ये बात कही गई है कि भारत जो होगा एक ऐसा होगा, द्विसदनीय संसद होगा। इसका तात्पर्य है एक लोकसभा होगा और एक राज्यसभा होगा। क्या होगा, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। लोकसभा जो होगा ये लोअर हाउस है और राज्यसभा जो है या अपर हाउस है। दोनों के मेंबर्स अलग अलग हैं। अगर हम लोकसभा में बात करें तो टोटल मेंबर जो पॉसिबल हैं ये 552 हो सकते हैं, और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पर 250 हो सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द सेंटर स्टेट रिलेशंस परटेनिंग टू द 3 लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान की 3 सूचियों से संबंधित केंद्र राज्य संबंधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला यहां पर स्टेटमेंट क्या लिख रहा है, द सब्जेक्ट्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ 3 लिस्ट आर कॉल्ड रेसिडुअल सब्जेक्ट। जो विषय तीनों सूचियों में किसी में भी शामिल नहीं है उन्हें अवशिष्ट विषय कहा जाता है। क्योंकि 3 प्रकार की लिस्ट होती है, एक सेंटर की लिस्ट होती है, एक स्टेट की लिस्ट होती है, एक कंटेम्प्रेरी इश्यू होती है, मतलब जिसमें दोनों का सम्मिश्रण होता है, और एक होता है जिसको हम कहते हैं अवशिष्ट। क्या कहते हैं, रेसिडुअरी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो किसी भी लिस्ट में शामिल ना हो वह इस लिस्ट में आता है, जिसको कहते हैं अवशिष्ट सूची। क्या कहते हैं, अवशिष्ट सूचियां। तो यहाँ पर जो ना तो सेंटर में है ना तो स्टेट में है उसी को हम क्या कहते हैं, रेसिडुअरी। क्या कहते हैं, रेसिडुअरी अर्थात अवशिष्ट विषय कहते हैं। तो ये करेक्ट है। क्या है, करेक्ट है। फिर लिख रहा है इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। अगर यूनियन के लिस्ट में या स्टेट के लिस्ट में किसी प्रकार का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है किसी भी पॉइंट को लेकर के, देन द फार्मर प्रिवेल्स। देन द फार्मर प्रिवेल्स। यदि संघ सूची और राज्य सूची के बीच कोई विरोधाभास है तो पूर्व ही मान्य होता है। तो पूर्व ही मान्य होता है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि जो पहले से डिसाइड हो क्या हो जाएगा, यहां पर मान्य किया जाएगा। ये भी करेक्ट है। फिर लिख रहा है व्हेन द पार्लियामेंट enacts a law on the request of 2 or more states, then that law made by the parliament on the state list is applicable to all the state। यहां पर कह रहा है जब संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों के अनुरोध पर कोई कानून बनाती है
तो राज्य सूची पर संसद द्वारा बनाया गया वह कानून सभी राज्यों पर लागू होगा। सभी राज्यों पर लागू नहीं होगा, जिन राज्यों के द्वारा यह रिकमेंडेशन किया गया है उन राज्यों के ऊपर यह एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं पूरे ऑल ओवर इंडिया के सभी स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहां पर जिन राज्यों के रिकमेंडेशन पर यह बनाया जा रहा है यह उन्हीं के ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो इस आधार पर देखा जाए तो यह इनकरेक्ट हो जाएगा और यहां पर करेक्ट ए स्टेटमेंट है और बी स्टेटमेंट है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यहां पर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट एबोलिशन ऑफ टाइटल। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के समापन से संबंधित है? उपाधियों के कह सकते हैं एबोलिशन से या उपाधियों के समापन से संबंधित है, ऐसा यहां पर क्वेश्चन पूछा गया। और आर्टिकल क्या लिखा गया है? अगर आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल नंबर 18 है, आर्टिकल नंबर 20 है, आर्टिकल नंबर 19 है और आर्टिकल नंबर 17 है। तो यहां पर इस पर्टिकुलर केस में अगर देखा जाए जो उपाधियों का निषेध करता है ये आर्टिकल नंबर कौन सा है? आर्टिकल नंबर 18 है। इसी प्रकार आपको आर्टिकल नंबर 15 मिलता है जहां पर हम भेदभाव का निषेध करते हैं। किसका निषेध करते हैं? भेदभाव का निषेध करते हैं। इसी प्रकार मिलता है कि आर्टिकल नंबर 16 मिलता है जहां पर सभी लोगों को एक समान अवसर की समानता दिया जाता है। किसी भी रोजगार में हर लोगों को एक समान वहां पर अवसर दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है। तो इस प्रकार से देखा जाए इस पर्टिकुलर केस का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 18। क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 18। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। का तात्पर्य क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना विकसित करे। यह किस आर्टिकल में मेंशन है? यह यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर देखें यहाँ पर आर्टिकल 1 लिखा गया है, 52A है। सेकंड यहाँ पर ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 50A है। फिर यहाँ पर है आर्टिकल 49A है एंड आर्टिकल 51A है। यहाँ पर ये जो पॉइंट लिखा गया है क्या? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन, ये जो पॉइंट है ये सब फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं। अब हम लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें या ना रखें इसके खिलाफ आप कोई केस नहीं कर सकते हैं। जो हमने कहा ना कि फंडामेंटल ड्यूटी को फंडामेंटल राइट के भाग में इसलिए नहीं रखा जाता है पार्ट में क्योंकि यह वाद्य योग्य नहीं है। यह कह सकते हैं न्यायपालिका के तहत आप नहीं ले जा सकते कि कोई व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्यों नहीं रख रहा है, वो रखे ना रखे उसकी मर्जी है, क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी में पॉइंट मेंशन है। तो फंडामेंटल जो ड्यूटी है ये कहां पर मेंशन है? ये भाग नंबर 4A में है। कहां पर है? भाग नंबर 4A में है। भाग 4A में मेंशन है। और भाग नंबर 4A में अगर देखा जाए जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये 11 ड्यूटी है। कितनी ड्यूटी है? 11 ड्यूटी की बात करता है। और यहां पर आर्टिकल जो आता है आर्टिकल नंबर 51A आता है। कौन आता है? 51A आता है और इसके अंतर्गत 11 ड्यूटी है। कितनी ड्यूटी है? 11 ड्यूटी की बात करता है। तो यहां पर 11 फंडामेंटल ड्यूटी है और इसी में बात करता है किसकी? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन की बात करता है। सो करेक्ट आंसर इज टी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट्स द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल हैं? तो ऐसा हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में ही देख चुके हैं। यहां पर ऑप्शन क्या है? पार्ट 4, फिर लिख रहा है पार्ट 5, पार्ट 6, पार्ट 3। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि जो पार्ट नंबर 3 था यहां पर किसकी बात की जाती है? फंडामेंटल राइट की बात की जाती है। फिर यहां पर अगर भाग 5 की बात करें तो यहां पर संघ के विषय में डिस्क्राइब किया जाता है। अगर हम भाग 4 के विषय में बात करें तो यहां पर फंडामेंटल ड्यूटी की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? फंडामेंटल ड्यूटी की बात की जाती है। और यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? राज्य के नीति निर्देशक। अच्छा, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक हैं और भाग 4A में फंडामेंटल ड्यूटी है। थोड़ा सा यहां पर कभी काल बोलने में त्रुटि हो सकती है क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी जो है यह 4A का पार्ट है, जबकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ जो स्टेट पॉलिसी है ये किसका है? भाग 4 में है।
तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, एज पर आर्टिकल 172 क्लास 2 ऑफ द स्टेट शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू रिजोल्यूशन। अनुच्छेद 172 क्लास 2 के अनुसार किसी राज्य की यहां पर भंग नहीं होगी। क्या नहीं भंग होगी? ऑप्शन क्या है यहां पर? लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा, फिर है लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद, थर्ड ऑप्शन यहां पर लिखा गया है हाउस ऑफ पीपल लोकसभा, फिर लिख रहा ऑप्शन काउंसिल ऑफ स्टेट। तो यहां पर एक क्लियर होना चाहिए कि आर्टिकल जो हमारे 152 से स्टार्ट होते हैं, कहां से? अगर बात करें आर्टिकल 52 से 151 तक, तो यहाँ के जितने पॉइंट है ये किसके सेंस में है? ये सब केंद्र के सेंस में है। किसके सेंस में है? केंद्र के सेंस में। और इसके पश्चात जो आर्टिकल हमारा शुरू होता है 152 से, कहां से? 152 से 237 तक। कहां तक? 237 तक। यहां पर जो मेंशन किया गया है यह राज्य के विषय में डिस्क्राइब करता है। किसके विषय में डिस्क्राइब करता है? तो राज्य के विषय में। तो यहां पर आर्टिकल अगर 172 है तो यहां पर सेंटर की बात आएगी नहीं, और सेंटर में ही आपको लोकसभा मिलता है और सेंटर में ही राज्यसभा मिलता है, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल। ये दोनों तो हो नहीं सकते। स्टेट लेवल पर दो ही है, एक लेजिस्लेटिव काउंसिल है और एक लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो करेक्ट आंसर इज यहां पर लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा, क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल को समाप्त नहीं किया जाता है। और अगर देखा जाए प्रेजेंट में केवल इंडिया में 6 स्टेट हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। कितने स्टेट हैं? केवल 6 स्टेट हैं। इनमें अगर देखें कौन कौन से स्टेट हैं, एक उत्तर प्रदेश है, एक बिहार है, 2 स्टेट यहां पर मिलता है, फिर आपको महाराष्ट्र मिलता है, फिर कर्नाटका मिलता है, और 2 स्टेट मिलते हैं, एक का नाम है तेलंगाना है। क्या नाम है? तेलंगाना है, और एक का नाम महाराष्ट्र है। तो एक का नाम यहां पर हम कह सकते हैं तेलंगाना है, और एक का नाम है आंध्र प्रदेश। क्या नाम है? आंध्र प्रदेश। तो यहां पर 6 स्टेट हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है इंडिया में, केवल 6 ही है। शेष यहां पर आप कह सकते हैं जो विधानसभा होती है प्रत्येक राज्य के पास होती है। विधानसभा आपको दिल्ली के पास भी मिलती है, जबकि दिल्ली क्या है? एक यूनियन टेरिटरी है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज assume a situation where a has gone to cinema hall with her friends to watch a movie. In the next seat, she realized that it is her maid who is also watching the movie. Now, ask her maid to leave the cinema hall in the above scenario. Which of the following article of the Constitution of India can provide relief to the maid? मान लीजिए कि ए अपनी सहेली के साथ सिनेमा हॉल में फिल्म देखने गई। उसे पता चलता है कि पास की सीट पर उसकी नौकरानी बैठी है जो फिल्म देख रही है। अब ए अपनी नौकरानी को सिनेमा हॉल से निकल जाने के लिए कहती है। उपरोक्त परिदृश्य में भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नौकरानी को राहत प्रदान करता है? यहां पर आर्टिकल लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 16, आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 18 और आर्टिकल नंबर यहां पर है 17। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 15। आर्टिकल नंबर जो 15 है यह छुआछूत का निषेध करता है। कहीं पर भी आप किसी के साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अगर कोई सार्वजनिक प्लेस है तो किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आप किसी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, यह मेंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 15 में। इसी प्रकार आर्टिकल नंबर जो 16 है यहां पर बात करता है जो हम किसी प्रकार के अगर अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, कहीं पर नौकरी की बात होती है तो वहां पर भी आप किसी भी प्रकार के भेदभाव की बात नहीं करेंगे। तो यह आर्टिकल यहां पर भी मेंशन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, इन केस एन इंडियन सिटीजन इज अरेस्टेड and denied the right to be defended, then in such a situation which article of the Indian Constitution can provide a relief? यदि किसी भारतीय नागरिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बचाव के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उसको राहत प्रदान कर सकता है? आर्टिकल यहां पर है आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 25 एंड आर्टिकल नंबर 24।
तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 22, क्योंकि आर्टिकल नंबर 22 में ही ये बात करता है कि किसी भी व्यक्ति को मनमानी गिरफ्तारी से हम क्या करेंगे, उसको फंडामेंटल राइट है या आप किसी भी व्यक्ति को मनमानी तरीके से गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये पूरी तरीके से जो क्लियरिटी मिलती है कहाँ से मिलती है, आर्टिकल नंबर 22 से मिलती है। इसी प्रकार जो आर्टिकल नंबर 23 होता है, यहाँ पर जो हम लोग बच्चों से काम कराते हैं उसका निषेध करता है, बाल श्रम का निषेध करता है। आर्टिकल नंबर नहीं, यहाँ पर अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 23 का, तो यहाँ पर बलात् श्रम का निषेध होता है। किसकी बात करता है, बलात् श्रम की। अर्थात इससे नहीं होता है कि कोई भी प्लेस है जो वर्किंग कंडीशन में नहीं है लेकिन फिर भी वहां पर वर्क करना पड़ रहा है, जैसे दास प्रथा, तो दास प्रथा इसी कैटेगरी में आता था। इसी प्रकार जो आर्टिकल नंबर 25 है या स्वतंत्रता की बात करता है, और आर्टिकल नंबर जो 24 है ये कह सकते हैं जो बच्चों से रोजगार कराया जाता है, काम कराया जाता है, उसका निषेध करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर केस का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, आर्टिकल नंबर 22 मनमानी गिरफ्तारी से क्या करता है, हर व्यक्ति की सुरक्षा करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ फंडामेंटल राइट्स। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मूल अधिकारों से संबंधित है। किससे बात कर रहा है, मूल अधिकारों से संबंधित है, फंडामेंटल राइट। ऑप्शन क्या यहाँ पर, पार्ट या भाग 9, फिर कह रहा है पार्ट या भाग 6, पार्ट या भाग 11, पार्ट या भाग 3। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट है एक किसका पार्ट है, भाग 3 का पार्ट है, और भाग 2 किसका पार्ट है, तो सिटीजनशिप का है, नागरिकता का है। भाग नंबर जो 4 है यह किसका है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट का है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का है। फिर अगर बात करें भाग नंबर 4A किसका है, तो फंडामेंटल ड्यूटी का है। भाग नंबर 5 किसका है, तो स्टेट की बात करता है। इसी प्रकार भाग नंबर 6 किसकी बात करता है, तो स्टेट की बात करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन करेक्ट आंसर इज डी। और यहां पर आर्टिकल की अगर बात करें तो कितने आर्टिकल आते हैं, तो यहां पर आर्टिकल 12 से प्रारंभ होता है और कहां तक जाता है, 35 तक जाता है। कहां तक जाता है, 35 तक। कितने आर्टिकल इसके अंतर्गत कह सकते हैं मेंशन है जो फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेशुलेटेड दैट द लॉ डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा। यहां पर अगर आप देखें ऑप्शन क्या लिखा गया है, आर्टिकल नंबर 141, फिर लिखा है आर्टिकल नंबर 140, आर्टिकल नंबर 142 और आर्टिकल नंबर 145। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 141। क्या हो जाएगा, आर्टिकल नंबर 141। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट यदि किसी भी प्रकार का कोई ऑर्डर पास करता है तो यह ऑर्डर इंडियन टेरिटरी के अंदर जितने भी आपके कोर्ट हैं सबके ऊपर बाइंडिंग तरीके से यह इंप्लीमेंट होता है। तो करेक्ट आंसर इज ए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर्टिकल नंबर 323 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 से संबंधित है। क्या ऑप्शन यहां पर, पहला ऑप्शन लिखा गया है एक्सपेंस ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग के खर्चों की बात करता है। फिर लिख रहा है रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोगों की रिपोर्टों की बात करता है। फिर यहाँ पे कह रहा है फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोगों के कार्यों की बात करता है। फिर कह रहा है पावर टू एक्सटेंड फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की बात करता है। तो यहाँ पर ये जो बात कर रहा है आर्टिकल नंबर 323 की बात करता है किसके, रिपोर्ट ऑन पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग के रिपोर्टों की ये बात करता है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली कंसीडर्ड ऑफ आर्टिकल। भारतीय संविधान में मूलतः अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद जो हमारा कह सकते हैं बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था वहां पर कितने आर्टिकल मेंशन किए गए थे, तो टोटल आर्टिकल है कितने। ऑप्शन क्या यहां पर है, फर्स्ट ऑप्शन है 395, सेकंड ऑप्शन है 385, थर्ड ऑप्शन है 365 एंड फोर्थ ऑप्शन है 375। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज
ए, क्या 395 यहाँ पर कह सकते हैं आर्टिकल थे हमारे जो मूल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्ड दैट सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर्स। एक सेकंड, यहां पर क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empowers द सुप्रीम कोर्ट टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट और ऑर्डर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? यहां पर क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 138, सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 135, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 136 एंड फोर्थ ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 137। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 137। क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर 137। यही क्या करता है, भारतीय संविधान का जो है, जो सर्वोच्च न्यायालय को अपने स्वयं के निर्णय की समीक्षा करने की पावर देता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी कभी काल ऐसा होता है कि इससे भी कुछ त्रुटियां हो सकती, तो अगर त्रुटियां हो सकती हैं तो उसको रिव्यू करने का भी एक उसको राइट होना चाहिए। यह राइट उसको किस आर्टिकल के तहत मिलता है? तो वह आर्टिकल नंबर है 137 है। क्या है? 137 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां पर फिलअप करना है। ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनिज्म, यहां पर पंचायत एंड इंडो देम विथ सच power and authority as may be necessary to enable them to function as unit of self government। भारतीय संविधान में कहा गया है कि राज्य ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा और उन्हें ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हो। यह पॉइंट किस आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया है? क्वेश्चन यहां पर यह है। और यहां पर ऑप्शन क्या लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 35, सेकंड ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 40, थर्ड ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 38 और फोर्थ ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 32। तो यहां पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल नंबर 40 में ही यह डिस्क्राइब किया गया है कि जो ग्राम पंचायत होती है इसको इस प्रकार से डिजाइन किया जाए कि यह अपना निर्णय लेने के लिए क्या हो सके, सक्षम हो सके और यह आत्मनिर्भर हो सके। क्या हो सके? सेल्फ डिपेंड हो सके। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? यहां पर कह रहा है शोषण के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध अधिकार या अधिकार से संबंधित है। यहां पर आर्टिकल लिख रहा है आर्टिकल नंबर 22, फिर लिख रहा है आर्टिकल नंबर 23, आर्टिकल नंबर 21 और आर्टिकल नंबर 20। यहां पर कह रहा है शोषण के विरुद्ध। शोषण का तात्पर्य क्या है? यहां पर जो बलात् श्रम होता है, कौन सा श्रम होता है? बलात् श्रम होता है, उसी की बात करता है। तो बलात् श्रम कहां पे है? हम लोग इससे कह सकते हैं प्रीवियस क्वेश्चन में इस पर डिस्कस किया है कि आर्टिकल नंबर 23 है और आर्टिकल नंबर जो 22 था यहां पर मनमानी गिरफ्तारी की बात करता है। किसी को आपने बगैर किसी कारण से अगर आपने अरेस्ट कर दिया तो आर्टिकल नंबर 22 क्या करता है? उसका सपोर्ट करता है। इसी प्रकार अगर मान लेते हैं किसी को आपने दास बना लिया, किसी को आपने गुलाम बना दिया, उससे कह सकते हैं अनकंडीशनल कह सकते हैं क्लाइमेट में आप काम करवा रहे हैं जो अनहेल्दी है, ये सब सुरक्षा किस आर्टिकल के तहत उसको दी जाती है? आर्टिकल नंबर 23 के तहत दी जाती है। अर्थात उसका शोषण आप नहीं कर सकते हैं। और आर्टिकल नंबर जो 24 है या बच्चों से जो आप काम कराते हैं उसका संरक्षण करता है। तो यहां पर जो इस पर्टिकुलर केस का आंसर होगा ये होगा आर्टिकल नंबर 23 ही क्या करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है। तो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू एस्टेब्लिश एडिशनल कोर्ट फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ मेड बाय इट। का मीनिंग क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानूनों के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है? यहां पर आर्टिकल देख रहा है आर्टिकल नंबर
246, आर्टिकल नंबर 248, आर्टिकल नंबर 253 और आर्टिकल नंबर 247। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पर्टिकुलर केस में, ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 247। आर्टिकल नंबर 247 ही क्या करता है, यहां पर संसद को अपने द्वारा बनाए गए कानून के बेहतर प्रशासन के लिए अतिरिक्त अदालतें स्थापित करने की शक्ति देता है। किसको देता है? संसद को। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आर्टिकल नंबर 247। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर जो अगला क्वेश्चन है देखिए क्या लिखा गया है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड रिलीजन इंस्ट्रक्शन इन एनी स्टेट फंडेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है? धार्मिक शिक्षा की बात कर रहा है, जो धार्मिक शिक्षा होती है इसको प्रतिबंधित करता है। किस आर्टिकल में ऐसी बात कही गई है? तो यहां पर आर्टिकल नंबर है 28, आर्टिकल नंबर 29, आर्टिकल नंबर 30 और आर्टिकल नंबर 27। यहां पर जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये होगा आर्टिकल नंबर 28। आर्टिकल नंबर 28 में ही क्या कह रहा है कि अगर कोई ऐसा संस्थान है जहां पर फंड सरकार के द्वारा अगर रिलीज किया जा रहा है तो वहां पर अगर आप एजुकेशन कोई दे रहे हैं तो वह धर्म आधारित नहीं होगी। कैसी होगी? धर्म आधारित नहीं। राज्य द्वारा वित्त पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित किया जाता है। वहां पर धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते, वहां पर जनरल शिक्षा दी जाएगी लेकिन धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसका प्रॉपर मेंशन कहां किया गया? आर्टिकल नंबर 28 में किया गया है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखा गया है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ अ मेंबर ऑफ ए पब्लिक सर्विस कमीशन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने और निलंबन से संबंधित है? आर्टिकल यहां पर लिखा गया है आर्टिकल नंबर 320, फिर लिख रहा है आर्टिकल नंबर 324, फिर लिख रहा है आर्टिकल नंबर 317, फिर लिख रहा है आर्टिकल नंबर 315। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो इसकी बात करता है ये है आर्टिकल नंबर 317। क्या है? आर्टिकल नंबर 317। इसी के तहत किसी भी जो लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है या उसको सस्पेंड किया जा सकता है। इसका प्रावधान किया गया आर्टिकल नंबर 317। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा गया है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ द ऑर्गेनाइजेशन कंपोजिशन एंड पावर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य विधानमंडल के संगठन, संरचना और शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो यह आपको क्लियर होना चाहिए कि भाग जो 2 है यहां पर सिटीजनशिप की बात करता है, भाग 3 फंडामेंटल राइट की बात करता है, भाग नंबर 4 कह सकते हैं जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, फिर भाग 4A फंडामेंटल ड्यूटी की बात करता है, भाग नंबर 5 किसकी बात करता है? यहाँ पर संघ की बात करता है, और भाग नंबर जो 6 है किसकी बात करेगा? यह बात करेगा राज्य विधानमंडल के संगठन और इसके संरचना और शक्तियों का वर्णन करेगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इस पर्टिकुलर केस में जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भाग नंबर 6। क्या हो जाएगा? भाग नंबर 6। और अगर इसकी आर्टिकल की बात करें तो यह आर्टिकल 152 से स्टार्ट होता है और 237 तक चलता है। कहां तक चलता है? 237 तक चलता है। जबकि जो संघ की बात होती है वह 52 से प्रारंभ होती है और 151 तक चलती है। कहां चलती है? 151 तक चलती है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following articles of the Constitution of India provides that there shall be a legislative assembly for the National Capital Territory of Delhi? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक विधानसभा होगी? तो यहां पर आपको स्पष्ट करना होगा कि ऐसा आर्टिकल कौन सा है। आर्टिकल यहां पर लिखा गया आर्टिकल नंबर 231 AA सेकंड ऑप्शन है, आर्टिकल नंबर 239 AA थर्ड ऑप्शन है, आर्टिकल नंबर 233 AA और फोर्थ ऑप्शन है आर्टिकल नंबर 237 AA। यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 239 AA। क्या है?
आर्टिकल नंबर 239A के तहत दिल्ली जो एक यूनियन टेरिटरी है इसके पास क्या होगा, एक विधानसभा होगी, क्योंकि जो यूनियन टेरिटरी होती है उसके पास विधानसभा नहीं होती, केवल आपको कौन मिलती है, दिल्ली मिलती है जिसको विधानसभा रखने का अधिकार है, और बाकी जो यूनियन टेरिटरी होती है उसके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन May 2023 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ग्रांटेड कपल्स द राइट टू गेट डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ irretrievable breakdown of marriage under of the Indian Constitution। मई 2023 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने युगलों को भारतीय संविधान के खिलाफ करना है के अंतर्गत विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर तलाक लेने का अधिकार दिया। असाध्य रूप से, ध्यान रखिएगा, इस आधार पर विवाह के असाध्य रूप से, इसी को कहते हैं इरेट्रीवेबल ब्रेकडाउन। इरेट्रीवेबल ब्रेकडाउन, अगर कोई मैरिज हो रही है तो यहां पर किस क्लास के तहत, किस आर्टिकल के तहत यहां पर तलाक लेने का अधिकार दिया गया है। यहां पर आर्टिकल क्या लिख रहा है, आर्टिकल नंबर 142(1), फिर लिख रहा है आर्टिकल नंबर 132(1), आर्टिकल नंबर 122(1) एंड आर्टिकल नंबर 152(1). यहां पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 142(1) के तहत ही क्या कर सकता है, वह तलाक ले सकता है। क्या ले सकता है, तलाक ले सकता है। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन तथा इस एपिसोड का यह लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। क्या लिखा गया है, Which among the following is a subject of union list in the Constitution of India? निम्नलिखित में से क्या भारत के संविधान में संघ सूची के अंतर्गत आता है। 3 प्रकार की लिस्ट है, एक आपकी हमने कहा था एक यूनियन की लिस्ट होती है, एक स्टेट की लिस्ट होती है, और एक होती है जो ऑब्सिस्ट होती है, मतलब जो इस पे दोनों का अधिकार होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कौन सा ऐसा यहाँ पर सब्जेक्ट है जो किस लिस्ट में आता है, संघ सूची में या यूनियन लिस्ट में आता है। ऑप्शन क्या यहाँ पर, पहला ऑप्शन है लिक्वर, फिर लिख रहा है सोशल प्लानिंग, फिर लिख रहा है एक्स्ट्राडिशन, और लिखा है बायलर। यहाँ पर जो एक्स्ट्राडिशन होता है, एक्स्ट्राडिशन ही किस कैटेगरी में आता है, या यूनियन लिस्ट के अंतर्गत मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ पर विराम देते हैं और हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।